वेलकम स्टूडेंट्स इन द इकोनॉमिक्स क्लास। और बच्चों, हमारा फर्स्ट चैप्टर विकास चल रहा था जो हमने आधे में ही छोड़ दिया था। और चलिए आज उस चैप्टर को फिनिश करते हैं, कंप्लीट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था कि जब हम किसी देश की दूसरे देश व राज्य से तुलना करते हैं तो हम किसी एक चीज़ को आधार बनाते हैं। वो आधार क्या है? देखिए बच्चों, जैसे देशों की तुलना करने के लिए राष्ट्रीय आय को महत्वपूर्ण समझा जाता है, अर्थात जिन देशों की राष्ट्रीय आय अधिक है उस देश को हम अधिक विकसित कहते हैं या अधिक विकसित उसे समझते हैं। अब आप कहेंगे मैम राष्ट्रीय आय क्या होती है? चलिए अब हम बात करते हैं राष्ट्रीय आय पर। क्या लिखा है? एक राष्ट्र के अंदर उपस्थित सभी नागरिकों की आय को अगर हम जोड़ देते हैं तो हमारे पास राष्ट्रीय आय आ जाती है या कुल आय आ जाती है। मान लो चलिए छोटी सी बात करते हैं। एक फैमिली में मान लो 5 कैंडिडेट हैं और हम उन 5 की इनकम को जोड़ देते हैं तो हमारे पास जो टोटल आता है वो हमारे पास कुल आय या राष्ट्रीय आय होती है। इसी तरह से एक देश में जितने भी नागरिक रहते हैं, जितने भी नागरिक कमाते हैं, उनकी इनकम को जब हम जोड़ देते हैं तो उसे राष्ट्रीय आय कहा जाएगा। अब देखिए क्या कह रहा है, लेकिन कुल आय से हमें औसत आय की जानकारी नहीं मिलती। हमें ये तो पता है कि एक फैमिली में 5 लोग हैं और उनकी जो टोटल इनकम है वो 50,000 है, 5 की जोड़कर। पर अब हमें ये नहीं पता चलता कि 5 अलग अलग कितना कमाते हैं। औसत आय यानी कि हमें प्रति व्यक्ति, हर व्यक्ति कितना कमाता है उसकी जानकारी नहीं मिलती। इसके लिए हमें प्रति व्यक्ति आय की ज़रूरत होगी, यानी कि इसके लिए हमें औसत आय पता करनी होगी कि एक व्यक्ति कितनी कमाई करता है। अब आप कहेंगे कि मैम जब पता है हमें कि राष्ट्रीय आय जिसकी ज़्यादा है वो देश ज़्यादा विकसित है और जिसकी कम है वो कम विकसित है, तो हमें औसत आय का क्यों पता करना है? लेकिन देखिए बच्चों, 2 देशों के बीच तुलना के कुल आय या राष्ट्रीय आय तुलना ही मतलब उपयुक्त माप नहीं है 2 देशों के बीच में। सिर्फ अगर हम राष्ट्रीय आय को ही लेकर चलें उसके विकसित होने या न होने के लिए, तो वो एक उपयुक्त माप नहीं। क्यों? क्योंकि देशों की तो जनसंख्या अलग अलग होती है। अब किसी देश की जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, जिस देश की ज़्यादा जनसंख्या होगी तो उसकी राष्ट्रीय आय भी हो सकता है अधिक हो। कुल आय से यह ज्ञात नहीं होगा कि एक व्यक्ति क्या कमा सकता है, यानी कि हर व्यक्ति क्या कमा रहा है ये हमें नहीं पता है, क्योंकि हम तो सिर्फ टोटलिटी में देख रहे हैं कि हमारे पास टोटल कितना आया। तो एक देश के लोग दूसरे देश से कैसे बेहतर हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि एक देश के लोग, हो सकता है कि किसी देश की जनसंख्या कम है लेकिन उसकी राष्ट्रीय आय ज़्यादा है, वहाँ के लोग ज़्यादा बेहतर हैं, और किसी देश की जनसंख्या ज़्यादा है वहाँ राष्ट्रीय आय कम है। तो इसके लिए बच्चों हमें प्रति व्यक्ति आय जानना ज़रूरी है। अब देखिए एक तालिका मैंने यहाँ बनाई है, इस तालिका के माध्यम से हम समझते हैं प्रति व्यक्ति आय कैसे। देखो क्या लिखा है, देश की कुल आय यानी कि राष्ट्रीय आय को देश की कुल जनसंख्या से भाग देकर प्रति व्यक्ति आय या औसत आय निकाली जाती है। यानी कि मान लो जितने भी लोग हैं देश में, उन सब लोगों की जनसंख्या और देश की कुल आय, टोटल आय जो हमारे पास आई वो, और टोटल जनसंख्या जब हम उसको भाग देते हैं तब हमारे पास प्रति व्यक्ति आय निकल जाता है। जैसे देखो 2 देशों की तुलना 2012 में नागरिकों की मासिक आय रुपए में। ये देखो यहाँ पे आप ऐसे समझेंगे, 2 मैंने यहाँ कंट्री लिखे हैं, देश ए और देश बी। ये है नागरिकों की संख्या। देश ए में कितने नागरिक है? 1 2 3 4 5। देश बी में कितने नागरिक है? सेम 1 2 3 4 5। अब देखो देश ए में पहला व्यक्ति 9,500 रुपये कमा रहा है, दूसरा 10,500, तीसरा 9,800, चौथा 10,000 रुपये कमा रहा है और पांचवा 10,200 रुपये कमा रहा है। अब दूसरे देश की बात करें तो एक व्यक्ति 500 कमा रहा है, दूसरा 500, तीसरा 500, चौथा 500, लेकिन एक 48,000 रुपये कमा रहा है।
इसका टोटल करके आप मुझे दिखाएंगे। मैं यहाँ मैथ्स नहीं बताऊंगी आपको, ये आपका होमवर्क होगा। इसका आप मुझे टोटल करेंगे, यहाँ कितना टोटल आएगा और यहाँ कितना टोटल आएगा। तो अब आप देखिए देश ए और देश बी में यहाँ लोग क्या कहेंगे, हम तो इस वाले देश में रहना पसंद करेंगे। भाई यहाँ एक व्यक्ति ठीक ठाक कमा रहा है और यहाँ बाकी तो सब कम कमा रहे, लेकिन अकेला ही एक व्यक्ति जो है वो 48,000 यानी 48,000 रुपये कमा रहा है। बट फिर वहीं बात आ जाती है विकास पे जाओ कि क्या रुपए, क्या पैसे ही सब चीज़ों को मतलब मापते हैं ना। इसमें फिर आगे हम देखेंगे कि एक देश को विकसित होने या ना होने ये देखने के लिए राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय के साथ साथ और भी कुछ चीज़ें होती हैं। क्या? आय और अन्य मापदंड। देखो, जब हमने प्रति व्यक्ति आकांक्षाओं व लक्ष्यों को देखा तो पाया लोग केवल बेहतर आय के बारे में ही नहीं सोचते हैं, बल्कि अपनी सुरक्षा, दूसरे से आदर और समान व्यवहार भी पाना चाहते हैं। इसी प्रकार जब किसी देश या क्षेत्र के बारे में हम सोचते हैं तो हम सिर्फ औसत आय के अतिरिक्त अन्य महत्वपूर्ण लक्ष्यों के बारे में भी सोचते हैं। चलिए एक फिर से मैंने तालिका बनाई है, उससे आप ज़्यादा बेहतर समझेंगे। इसमें 3 राज्य दिए हैं बच्चों, ठीक है। हर राज्य की प्रति व्यक्ति आय अलग अलग है, ठीक। तालिका चयनित राज्यों की प्रति व्यक्ति आय, पहला है हमारा हरियाणा, दूसरा है हमारा केरल, तीसरा है हमारा बिहार, ठीक। अब हम बात करते हैं इनकी प्रति व्यक्ति आय की। तो हरियाणा की प्रति व्यक्ति आय कितनी है? 1,62,034। केरल की 1,55,516। बिहार की 34,168। तो अब मैं आपसे पूछूंगी कि बच्चों इनमें से कौन सा जो राज्य है वो विकसित है? तो आप क्या कहेंगे? मैम हरियाणा सबसे ज़्यादा प्रति व्यक्ति आय लिए हुए है, तो हरियाणा ही सबसे ज़्यादा विकसित राज्य हुआ। और अगर मैं कहूँ कि ये आपका आंसर गलत है तो कैसे गलत है? अभी बच्चों मैंने आपसे कहा कि प्रति व्यक्ति आय ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि अन्य महत्वपूर्ण लक्ष्य भी होते हैं। चलो एक और मैंने टेबल बनाई है जिससे आपको ज़्यादा समझ में आएगा। देखो अभी बस ये समझिएगा, अभी आपने आंसर दिया हरियाणा। अब देखिए हरियाणा, केरल, बिहार के कुछ तुलनात्मक आंकड़े। यहाँ मैंने राज्य दिए हुए हैं। यहाँ शिशु मृत्यु दर यानी कि प्रति 1,000 पर कितने व्यक्तियों की, कितने शिशुओं की मृत्यु होती है। यहाँ साक्षरता दर या निवल उपस्थिति अनुपात यानी कि कितने बच्चे विद्यालय जाते हैं। देखो वहीं ये हमारे तीनों राज्य यहाँ आ गए, हरियाणा, केरल, बिहार। शिशु मृत्यु दर, हरियाणा में शिशु मृत्यु दर कितनी है? 36, यानी कि कितने बच्चे मरते हैं? प्रति 100 बच्चों पर 36 बच्चों की मृत्यु होती है। हरियाणा में साक्षरता दर कितनी है? 82%, यानी कि 82% लोग शिक्षित हैं, पढ़े लिखे हैं। और निवल उपस्थिति यानी कि स्कूल जाने वाले बच्चों की संख्या कितनी है? 61। अब केरल पे आ जाओ। केरल में शिशु मृत्यु दर कितनी है? 12। साक्षरता दर कितनी है? 94%। और निवल उपस्थिति यानी कि स्कूल जाने वाले बच्चों की संख्या कितनी? 83। तो यहाँ कौन आगे बढ़ा? कौन आगे बढ़ा? केरल में कम बच्चे मर रहे हैं, कम बच्चों की मृत्यु हो रही है, पढ़े लिखे भी व्यक्तियों की साक्षरता दर ज़्यादा है और स्कूल जाने वाले बच्चे भी अधिक हैं। और बिहार की एक बार देख लेंगे, बिहार में 42, 62%, 43%। तो बिहार तो सबसे पीछे हो गया। अभी आपने मुझे हरियाणा आंसर दिया था, लेकिन जब आप इस तालिका को देखेंगे आपका आंसर यहाँ पर केरल आ जाएगा, क्योंकि यहाँ बच्चों की मृत्यु भी कम हो रही है, यहाँ शिक्षित लोगों की साक्षरता दर भी ज़्यादा है, यहाँ स्कूल जाने वाले बच्चों की संख्या भी अधिक है। अब ऐसा क्यों हुआ? अब हम इस बारे में देखेंगे कि ऐसा क्यों हुआ, जबकि हरियाणा की प्रति व्यक्ति आय ज़्यादा थी, पर यहाँ पर केरल ने हरियाणा को पीछे छोड़ दिया। ऐसा क्यों हुआ? हरियाणा की औसत आय अधिक होते हुए भी वह कुछ क्षेत्रों में केरल से पीछे है। विकास के लिए आवश्यक तत्व सार्वजनिक सुविधाएं हैं। सार्वजनिक सुविधाएं में बच्चों
आवश्यक नहीं है कि जेब में रखे पैसे से हम सभी वस्तुएं व सेवाएं खरीद सकें। यही हमने विकास के बारे में बताया था कि हर व्यक्ति के पास अगर पैसा है मान लो, लेकिन अगर उसके पास अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है तो उस पैसे का क्या करेगा, जो एक बेहतर जीवन जीने के लिए आवश्यक है। जैसे एक प्रदूषण मुक्त वातावरण। अब हमारे पास बहुत पैसा है, अब आप मुझे ये बताइए कि क्या हम उस पैसे से एक प्रदूषण मुक्त वातावरण खरीद सकते हैं, सुख खरीद सकते हैं, चैन की नींद खरीद सकते हैं? नहीं, ये हम पैसे से नहीं खरीद सकते हैं। केरल में शिशु मृत्यु दर कम है क्योंकि यहाँ स्वास्थ्य और शिक्षा की भौतिक सुविधाएं पर्याप्त मात्रा में हैं। जब एक माता का स्वास्थ्य अच्छा होगा तो वह एक स्वस्थ बच्चे को जन्म देगी, प्लस अगर वह शिक्षित होगी तो वह अपने बच्चे की अच्छे से पालन पोषण कर सकती है। इसी प्रकार कुछ राज्यों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली ठीक प्रकार से कार्य करती है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली जैसे राशन कार्ड से हम गेहूं, चावल, चीनी खरीदते हैं। जब राशन ठीक से वितरित होगा, जब ये सार्वजनिक प्रणालियां सही से काम करेंगी, सही तरीके से सबको राशन देंगी, सबका अच्छा स्वास्थ्य होगा, स्वास्थ्य अच्छा होगा तो बीमारी कम होगी, बीमारी कम होगी तो मृत्यु भी कम होगी। तो ऐसे राज्यों में लोगों के स्वास्थ्य और पोषण स्तर निश्चित रूप से बेहतर होता है। अब देखो, मैंने एक टेबल और बनाया है जिसमें हम देश की तुलना कैसे करते हैं इस तालिका से देखेंगे। देखिए क्या लिखा है। तालिका वर्ष 2014 के लिए भारत और उसके पड़ोसी देशों के कुछ आंकड़े। ये HDI यानी कि मानव विकास सूचकांक, HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, उसकी एक रिपोर्ट है 2014 की, उसके बारे में हम बात करेंगे। भारत की तुलना की गई है उसके पड़ोसी देशों से। देखो पहले देश आप देख लो, श्रीलंका, भारत, म्यांमार, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश। ठीक, इधर क्या है, सकल राष्ट्रीय आय यानी कि प्रति व्यक्ति आय बताई है इन राज्यों की, इन देशों की, किसमें, अमेरिकी डॉलर के रूप में। श्रीलंका की है 10,789, भारत की 5,663, म्यांमार 4,943, पाकिस्तान 5,031, नेपाल 2,377 और बांग्लादेश 3,341। तो ये इसकी प्रति व्यक्ति आय हो गई। जन्म के समय संभावित आयु यानी कि कितने वर्ष तक व्यक्ति जीवित रह सकता है, संभावित आयु, तो श्रीलंका में 75 वर्ष तक एक व्यक्ति वहां जीवित रह सकता है। भारत में 68, म्यांमार में 66, पाकिस्तान में 66, नेपाल में 70, बांग्लादेश में 72। विद्यालय औसत आयु 25 वर्ष या उससे अधिक यानी कि कितने बच्चे पढ़ रहे हैं, 25 वर्ष या उससे अधिक कितने बच्चे स्कूल जा रहे हैं। श्रीलंका 10.9, भारत 6.3, म्यांमार 4.7 परसेंटेज में है बच्चों ये, पाकिस्तान 5.1, नेपाल 4.1 और बांग्लादेश 5.2। और लास्ट में विश्व में मानव विकास सूचकांक यानी कि क्रमांक, रैंक आप जानते हो ना, जितनी रैंक कम होगी, रैंक में जितना नंबर कम होगा। अब जैसे आपका रिजल्ट आउट होता है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, है ना, अब 3 नंबर बड़ा तो होता है, लेकिन फर्स्ट कौन होता है, जिसकी कम रैंक होती है। तो यहाँ श्रीलंका की रैंक है 73, भारत की 131, म्यांमार की 145, पाकिस्तान की 147, नेपाल की 145 और बांग्लादेश की 139। अब आप देखिए श्रीलंका सबसे ऊपर है, इसका मतलब HDI की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग श्रीलंका इन सभी देशों में बेस्ट है। अब देखिए सॉरी, इसकी प्रति व्यक्ति आय भी बाकी सबसे ज़्यादा है, 10,789। इसके जन्म यानी कि व्यक्ति की जीवित रहने की जो संभावित आयु है वो भी ज़्यादा है, 75। बच्चे भी ज़्यादा जा रहे हैं विद्यालय, और इसका रैंक जो है 73। ये देखिए सब ज़्यादा नंबर है, लेकिन रैंक वो होता है जिसमें सबसे जो कम सबसे अंक लिए हुए हैं वो 73। अब देखिए भारत से भी ज़्यादा श्रेष्ठ श्रीलंका हुआ। इसने, श्रीलंका ने जो हमारे भारत से दुगना आगे है, देखिए 5 और 10 दुगना आगे है। इसमें कुल पूरी HDI में कुल 188 देश हैं और उन 188 देशों का ये समीकरण है जिसमें श्रीलंका सबसे टॉप पर है। अब आपने समझा कि श्रीलंका में प्रति व्यक्ति आय के साथ साथ वहाँ पर
स्वास्थ्य भी अच्छा है, वहाँ पर शिक्षा भी अच्छी है। श्रीलंका ने अपने यहाँ बहुत और भी सारी सार्वजनिक सुविधाएं दे रखी हैं जो भारत में नहीं है, इसलिए चाहिए कि भारत में वो सारी सार्वजनिक सुविधाएं आय से अन्य जो मापदंड होते हैं वो मिलने चाहिए ताकि भारत इसके पास तक पहुंच सके। क्या ये टेबल आपको समझ में आया? ये जितना भी मैंने आपको वीडियो में बताया है इसको आपको अपनी कॉपी में लिखना है, बनाना है। तो बच्चों, हमने देखा कि देशों की तुलना किस तरीके से की जाती है। सिर्फ हम आय को नहीं देखते हैं, आय के अतिरिक्त और भी ऐसी चीज़ें होती हैं, सुविधाएं होती हैं जिनको हम देखते हैं। अब हम बात करेंगे विकास की धारणीयता, यानी कि हम विकास के प्रति क्या धारणा रखते हैं। देखो, पहला है प्राकृतिक संसाधनों का असंतुलित प्रयोग कर रहे हैं, जैसे बिजली, पानी, कोयला, पेट्रोल। हम जितने भी हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं हमको कितना मिसयूज़ कर रहे हैं। पानी को लेकर के चला देते हैं, सबमर्सिबल गाड़ी धो रहे हैं, बाइक धो रहे हैं, लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि जब पानी नहीं रहेगा धरती पर क्या होगा? बिजली कितने इस्तेमाल कर रहे हैं, दूसरे कमरे में बैठे हैं, पहले कमरे में जिसमें बैठे पंखा चल रहा है, लाइट फिजूल में जल रही है, कोयला, पेट्रोल, सबका हम इतना मिसयूज़ कर रहे हैं जो हमें नहीं करना चाहिए। हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि हमें लगता है आने वाली पीढ़ी को इसकी ज़रूरत नहीं है। हमें लगता है नहीं कि ये तो प्रकृति ने फ्री में दिया है, जितना इस्तेमाल कर सकते हैं कर लो, आगे तो किसी को ज़रूरत नहीं है। अगर बच्चों हम इन सब का यूज़ कर रहे हैं तो इसलिए कर रहे हैं, हमारे पूर्वजों ने वो हमारे लिए छोड़ा है, उन्होंने कम इस्तेमाल किया, इसीलिए आज हम इस्तेमाल कर रहे हैं। हम ये सोचते हैं कि अब हम यूज़ कर लें, बाकी तो आगे किसी को इसकी ज़रूरत नहीं है, पर यह गलत है। हमें इन संसाधनों का सीमित प्रयोग करना होगा। इसके लिए हमें विकास की धारणीयता उत्पन्न करनी होगी, यानी कि विकास की धारणीयता का अर्थ होता है कि हमें इन जितने भी प्राकृतिक संसाधन हैं उनका इस तरह से प्रयोग करें कि आने वाली पीढ़ी भी इन सभी प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग कर सकें। जितनी आवश्यकता है उतना ही उपयोग करें। विकास का अर्थ बच्चों यही होता है कि विकास के लिए रुपए पैसे के साथ साथ हमें वो सारी सुविधाएं भी मिलें और उसमें प्राकृतिक संसाधन भी हैं। हमारे पास प्राकृतिक संसाधन नहीं होंगे, वन नहीं होंगे, वृक्ष नहीं होंगे तो क्या हम अपना जीवन यापन कर सकते हैं? सारी फल, सब्जियां, अनाज, ये सब हमें कहाँ से प्राप्त होता है? प्राकृतिक ही तो हैं ये। अगर हम इनका मिसयूज़ करेंगे तो हम बिल्कुल भी विकास नहीं कर पाएंगे। बिजली की ही बात करें, आज हम लॉकडाउन में हैं, घर पे बैठे रामायण देख रहे हैं, महाभारत देख रहे हैं, बाकी चीज़ें हैं, न्यूज़ देख रहे हैं, तो क्या है ये? हम बिजली का सदुपयोग कर रहे हैं, हम उसका लाभ उठा रहे हैं। अगर हम उसका मिसयूज़ करेंगे तो क्या होगा? ना हमें देखने को मिलेगा, ना हमें यूज़ करने को मिलेगा और ना ही आगे आने वाली पीढ़ी को। और विकास एक सतत निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। विकास कहीं ठहरता नहीं है, विकास चलता रहता है, चलता रहता है और आगे चलता रहता है, इसका कहीं अंत नहीं होता है। चलिए बच्चों, आज ये आपका चैप्टर अर्थशास्त्र में विकास कंप्लीट हुआ। कुछ क्वेश्चंस मैं दूंगी और उन क्वेश्चंस को आपको अपनी फेयर कॉपी में करके मुझे दिखाना होगा। पहले आप इस वीडियो को देखेंगे, समझेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, उन क्वेश्चन के आंसर करके मुझे कल दिखाएंगे। कल 10:15 बजे आपकी क्लास स्टार्ट होगी और कल आप रेडी रहेंगे। किसी को कोई भी चीज़ समझ में ना आई हो तो वो आप उसको नोट करके रखेंगे और मुझसे पूछेंगे। गुड बाय।